तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि कोविड-19 में आप लोग अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आज मैं आपको लेसन 2 फ्लेमिंगो बुक का लेसन 2 लॉस स्प्रिंग की समरी बताने वाली हूँ। इस स्टोरी में बेटा 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो कि साहिब आलम नाम के बच्चे की स्टोरी बताता है, और पार्ट 2 जो कि मुकेश नाम के बच्चे की स्टोरी बताता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मीन्स खो जाना और स्प्रिंग मीन्स, स्प्रिंग एक ऐसा सीजन होता है जो सारे मौसमों की में सबसे सुंदर मौसम जो होता है वो स्प्रिंग का होता है। लॉस्ट स्प्रिंग यानी उस मौसम का खो जाना जो सबसे सुंदर मौसम है। ठीक इसी तरीके से हमारे पूरे जीवन में जो बचपन है वो सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार जीवन का हिस्सा होता है, और उस बचपन का खो जाना को यहाँ पर सिंबलाइज करके लॉस स्प्रिंग बोला है अनीस जुंग ने। अनीस जुंग एक ऐसी ऑथर थी जो लंदन में रहकर पली बड़ी, लेकिन उन्होंने जो अपना कैरियर था, वो राइटिंग कैरियर, वो एक ऑथर थी। उन्होंने अपना राइटिंग कैरियर इंडिया में आके शुरू किया। पहली पार्ट 1 की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। साहिब आलम, उसका पूरा नाम साहिब आलम था। ये ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो सीमापुरी में रहते हैं और बांग्लादेश से आए हुए माइग्रेंट हैं। वहां पर बाढ़ आ जाने के कारण ये लोग सीमापुरी में आकर 1970 में बसे थे, जब सीमापुरी एक सूखा सिर्फ मैदान था। कहने को ये दिल्ली का एक हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की स्थिति और सीमापुरी की स्थिति में उस समय जमीन आसमान का अंतर था। अंतर ये आज भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है 1970 के दशक से लेकर आज तक। पहले हम इन पॉइंट्स के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल टेल द होल समरी ऑफ द स्टोरी। पार्ट 1, नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड का मालिक। और जबकि वो काम क्या करता है, कूड़ा चुनने का। उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता। अगर नाम का मतलब यदि उसे पता चल जाता तो शायद वो अपनी जिंदगी के साथ समझौता करने में, तालमेल करने में सफल नहीं हो पाता। लिव्स इन सीमापुरी, कहाँ रहते हैं ये, सीमापुरी में रहते हैं। रैग पिकर है, क्या ऑक्यूपेशन है इनका, रैग पिकर। इनके फैमिली के बड़े लोग भी और बच्चे लोग भी कूड़ा इकट्ठा करते हैं। ये बच्चे सुबह सुबह, छोटे बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं, और जो रास्ते में इनको बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कबाड़े में जो जो इनके काम की चीज होती है वो ही उठाते हुए चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि गलियों में सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, थैले पे, कंधे पे एक छोटा सा थैला या कट्टे टाइप लटकाए हुए 5-6 बच्चे होते हैं। वो यहाँ से निकलते हैं। मैं पहले दिलशाद गार्डन के पास डीएलएफ नाम की जगह है जो कि सीमापुरी के बिल्कुल पास में है, वहाँ रही हूँ। तो वहाँ मैंने ऐसे बच्चों का ग्रुप देखा है जो सुबह सुबह, छोटे छोटे बच्चे अपने कंधों पे एक कट्टा सा टांग लेते हैं, और जो भी उन्हें बोतल, पिन्नी के रैपर मिलते थे उनको बीनते हुए चले जाते थे। तो मैं ज़्यादा इमेज जोड़ पा रही हूँ उन बच्चों के साथ। ये छोटे छोटे बच्चे, 5-6 बच्चे निकलते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक बच्चे की स्टोरी है साहिब आलम की, जो यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिव्स इन सीमापुरी, कहाँ पर रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। रैग पिकर है, यानी कूड़ा उठाने वाले, जो कूड़ा उठाते हैं और उसमें से काम की चीजें निकाल कर बेच दी जाती हैं, कुछ फेंक दिया जाता है। उस कूड़े से जो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं वो बच्चों की ही कहानी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, जो गार्बेज है वो कूड़ा उनके लिए सोना है, बिकॉज इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि ये उनकी जीविका का साधन है। लेकिन हम इसे दूसरे वे में भी कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कूड़े में कभी कोई खिलौना मिल जाता है, कभी 1 का सिक्का मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है जो गलती से कुछ लोग फेंक देते हैं, या कुछ ऐसे सामान जो हम जैसे बच्चों के खराब हो जाते हैं। ऐसे टूटे फूटे खिलौने हम लोग फेंकते हैं, लेकिन उन बच्चों के पास कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें वो खिलौने भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीजें उनके लिए कूड़े में खिलौने की तरह होती है, सोने की तरह होती है, जो उनको मिल जाता है और जिसको वो उन्हें चुनने में मजा आता है। और जब एक चीज उन्हें मिलती है तो वो और तरीके से उसको ढूंढते हैं कि कहीं दूसरी चीज मिलने की उम्मीद उनमें जो जागी होती है कि वो कुछ और भी उन्हें मिलेगा। रिमेन बेयरफुट, ये बच्चे नंगे पैर रहते हैं क्योंकि इनके पास पहनने के लिए चप्पलें हैं ही नहीं। विक्टिम ऑफ नेचर्स फ्यूरी,
ये नेचर की फ्यूरी, यानी नेचर, जब प्रकृति हमसे चिढ़ जाती है क्योंकि हम उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, तो उस चिढ़ का जो नतीजा है इन बच्चों को भुगतना पड़ा। ये बांग्लादेश में रहते थे, दे कम फ्रॉम ढाका इन 1970, बांग्लादेश में रहते थे। वहां पर आई बाढ़, इनके खेतों को, खलिहानों को, इनके घरों को बहाकर ले गई। उसके बाद ये लोग दे कम फ्रॉम ढाका इन 1970 में इंडिया में आकर सीमापुरी नाम की जगह पर बस गए। वर्किंग ऑन ए टी स्टार, ये जो है साहेब, ये दोनों पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। साहिब नाम का एक लड़का सुबह सुबह, रोज सुबह सुबह अपने दोस्तों की टोली में कूड़ा बीनने के लिए निकलता है। अनिश जो एक राइटर है, वो पिछले कई हफ्तों से उन बच्चों को देख रही थी और धीरे धीरे वो उनसे उनको पहचानने लगी थी, तो उनसे बातें करने लगी थी। वो बच्चे भी उनसे थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते थे। वो बच्चे हमेशा नंगे पैर होते थे। तो एक दिन अनिश उनसे पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो? तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि मेरी माँ मुझे जूते देती ही नहीं, क्योंकि उसने उठा के वो अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं। एक बच्चे ने अलग अलग कलर के 2 जूते पहने होते, जो शायद किसी ने फेंक दिए थे और उस बच्चे ने पहने होते, लेकिन उसके लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उसने शायद पहली बार वो जूते पहने थे। उनमें से एक बच्चा बोला कि मैं तो क्या कहते हैं, मेरे को तो, मेरी ये इच्छा है कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। उसने जीवन में कभी जूते पहने ही नहीं थे और उसको वो जूते चाहिए थे। और वो बच्चे, वो अनिश यहाँ पर फिर एक डिस्क्रिप्शन और देती है कि वो ट्रेन से पूरी इंडिया में कई जगह घूमी है, लेकिन वहां पर अधिकतर लोग नंगे पैर होते हैं। और उनसे यदि पूछा जाए कि आप नंगे पैर क्यों हो, तो वो ये कह देते हैं कि ये हमारा कस्टम है, हमारी प्रथा है कि हम नंगे पैर रहते हैं। तो अनिश जोंग इस बारे में ये कहते हैं कि अपनी गरीबी को छुपाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उन लोगों ने इसे कस्टम बना लिया है कि हमें नंगे पैर ही रहना है, ये हमारा रीति रिवाज है। इसके बाद एक दिन क्या होता है कि जो अनीश जुंग है वो खड़ी होती है, वो साहिब से पूछती है कि साहिब तुम कूड़ा क्यों बीनते हो? तो कहते हैं और कोई काम नहीं है। कि स्कूल क्यों नहीं जाते तुम? कि यहाँ कोई आसपास, साहिब जवाब देता है कि यहाँ कोई आसपास स्कूल नहीं है। तो मजाक मजाक में अनीश जोंग उनसे कह देते हैं यदि मैं कोई स्कूल बनाऊं तो क्या तुम उसमें आओगे? तो कहता है हाँ आप बनाओ, मैं जरूर आऊंगा। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद वो उसके पास दोबारा भागता हुआ आता है। वो उसे दिखाई देती है कि क्या आपका स्कूल तैयार है? तो उस पर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है कि जो उसे कभी पूरा नहीं कर सकती। और वो उसको खिंचाते हुए थोड़ा सा जवाब देती है कि स्कूल बनने में या कोई भी बिल्डिंग बनने में समय लगता है। एक दिन उसके अनिश उनके घर के पास एक टेनिस कोर्ट होता है। वहां पर वो जो साहिब है वो खड़ा होकर अंदर देख रहा होता है। उसने टेनिस कोर्ट के टेनिस वाले जूते पहने होते हैं, जो शायद किसी ने सुबह कूड़े में फेंके होंगे। और उसने उनमें से एक में छेद हो रहा था और उस तरह की बेयरफुट, अलग अलग तरह के उसने जूते वो पहने हुए थे, लेकिन उन पर वो बहुत खुश था क्योंकि उसे कम से कम जूते मिले पहनने के लिए। वो वहां जाकर रहा था। तो लेकर जो ऑथर है वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पसंद है? कहते हैं हाँ मुझे ये गेम पसंद है, और मुझे ये जो पियोन है यहाँ का, यहाँ जब कोई नहीं होता तो ये मुझे अंदर जाने देता है और मुझे झूले पे बैठाकर झुलाता है। इस तरीके से ये स्टोरी चलती है और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उन बच्चों को का बचपन छिन गया है। इन प्रकृति का प्रकोप कह लो, लोगों का प्रकोप कह लो, या उनके माँ बाप की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनको पढ़ा लिखा सके। और उन बच्चों का जो जीवन था, जीवन का जो बहुमूल्य काल था, बच्चों का बचपन, वो कूड़ा बीनने में चला गया। अब आगे बात करते हैं इन दोनों पॉइंटों की। वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल, वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल यानी कि वो कहानी के अंत में दिखाया गया है कि साहिब एक टी स्टॉल पर काम करने लगता है और उसके कंधे पर, एक दिन वो उसे देखती है कि उसके कंधे पर कैनिस्टर, स्टील का कैनिस्टर टंगा हुआ है, कैनिस्टर टंगा हुआ है और वो उसे लटका के जा रहा है। तो वो उसे देखते हैं तो वो उसे बताता है कि वो अब एक चाय की दुकान पर काम करने लगा है, जहां उसे 800 रुपये सैलरी मिलती है और उसका खाना पीना अलग से है। वो दूध तो, लेकिन इस पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम वहां खुश हो? तो उसके चेहरे का जो नूर था, जब वो फ्री होके कूड़ा इकट्ठा करता था, तब फ्रीडम जो थी वो फ्रीडम उसके चेहरे से हट गई और वो मुंह नीचे करके आगे बढ़ता चला गया। यानी बट नॉट हैप्पी बिकॉज ही लूज हिज फ्रीडम। लेकिन अब वो खुश नहीं था उस चाय की स्टॉल पर काम करने के बाद। हालांकि उसे 800 रुपये मिलते थे, जितना वो कूड़ा इकट्ठा करके कमाता था उससे वो ज्यादा था, और उसे तीनों टाइम का पेट भर भोजन भी मिल रहा था, जो उसे कभी कभी नहीं मिलता था। उसके बावजूद भी वो वहां खुश नहीं था, क्योंकि उसकी फ्रीडम वहां पर खो गई थी। उसे उसका मास्टर कोई और बन गया था, वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं था।
बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 1 की स्टोरी समझ में आई होगी। इसमें एक इंसिडेंट ये भी है कि जब अनिजुम उसके पेरेंट्स के से मिलती है तो उसके पेरेंट्स ने उन्हें ये बताया होता है कि उनके पास वो अपना देश छोड़कर यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाना नहीं मिलता था और यहाँ पर कम से कम उन्हें पेट भर खाना तो मिलता है। तो वो ये कहते हैं कि हम अपने उन हरे भरे खेतों में जाकर क्या करें कि जहाँ हम भूखे पेट सोना पड़ता है, यहाँ कम से कम हम और हमारे बच्चे भूखे पेट तो नहीं सोते हैं। साहेब की ये स्टोरी रैग पिकर की है जो कूड़ा उठाने वाले बच्चों की है। अब जो इस स्टोरी का दूसरा पार्ट है वो मुकेश नाम के बच्चे की है जो कि बैंगल मेकर है। इस स्टोरी में मुकेश बैंगल मेकर है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। वो वांट टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, यानी वो अपने माता पिता के व्यवसाय में नहीं लगना चाहता जो कि चूड़ी बनाने का है। आप लोग जानते हैं बच्चे फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और वहां पर अधिकतर क्या कहूँ या कह सकते हैं कि सभी घरों में चूड़ियां बनाई जाती हैं जो कि हमारे यहाँ शादी के बाद पहनी जाती हैं। इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश कौन है? बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाली एक फैमिली को बिलोंग करता है जो कि फिरोजाबाद में रहती है। वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो अपने माता पिता की तरह बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता क्योंकि उन्होंने उसकी उन सबकी एक ऐसी अवस्था देखी है जिसमें वो लोग बहुत परेशान होते हैं, आर्थिक भी, मानसिक भी और शारीरिक रूप से भी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वर्क इन अ डिंजी सेल्स एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो लोग काम करते हैं डिंजी सेल्स में, अंधेरी कोठरियों में, हाई टेम्परेचर पर, बहुत ऊंचे तापमान के साथ। एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, और उनका शोषण किया जाता है मनी लेंडर्स यानी पैसे देने वालों के जरिए, पुलिस के जरिए, और जो बीच के लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, और पॉलिटिशियन के जरिए। यानी जो चूड़ी की कीमत उन्हें 2 या 3 रुपए दी जाती है वो बीच में पुलिस वाले खा जाते हैं, जो ठेकेदार हैं वो खा जाते हैं, जो उनका माल उठाकर बाजार तक बेचते हैं वो सब बीच में सारा पैसा, जो चूड़ी 20 या 30 रुपए की आपको मिलती है उनकी 4 या 5 रुपए की कीमत उनको मिलती है, बाकी का पैसा बीच के लोग खा जाते हैं और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। लिव इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस पुअर्टी, वो लोग एक ऐसी गरीबी में रहते हैं जिसका वर्णन, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लिव्स इन अ स्टिंकी लेन, वो एक स्टिंकी लेन में रहता है जहां पर पशु भी रहते हैं, साथ में गायें भैंसें भी बंधी हुई है और बहुत ज्यादा कूड़े की बदबू आती है। जो ऑथर है वो अनीश जुंग को अपने घर ले जाता है, जो मुकेश है वो अनीश जुंग को अपने घर ले जाता है ये दिखाने के लिए, और उसे पूरे रास्ते बहुत खुश होता हो जाता है कि मेरा घर अभी नया बना है, यानी उसके घर की अभी अभी मरम्मत हुई है जिससे कि वो वहां रह रहे लोगों के घरों में अच्छा है। वो उसको पतली सी गली में, सकरी सी गली में से लेकर अपने घर पहुंचता है। मुकेश नाम का लड़का है जो कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, फिरोजाबाद में रहते हैं ये लोग। फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं वो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं और चूड़ियां जब बनाई जाती हैं तो एक अंधेरी कोठरी में बनाई जाती हैं और जहां पर हाई टेम्परेचर पे और छोटी छोटी भट्टियों आग की फर्नेसेस के आगे ये लोग काम करते हैं जिससे कि इनको देखने में धीरे धीरे इनकी रोशनी चली जाती है और जो चूड़ियों पर जो पॉलिश की जाती है वो डस्ट जो होती है वो इनकी आंखों की रोशनी को खत्म कर देती है। 30-35 साल तक होते होते इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है क्योंकि बचपन से ही उन डिंजी सेल्स में काम करने के आदी हो जाते हैं। इनकी आंखें दिन में ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाती, बजाय कि अंधेरे में देखने के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं। वो ऑथर को, मुकेश जो है ऑथर को अपने घर लेकर जाता है। घर पर जब ऑथर पहुंचती है तो एक छोटा सा घर होता है जिसमें कि ऊपर एक जीना आ रहा होता है साइड में और एक चूल्हा रखा होता है जिस पर एक लेडी खाना बना रही होती है, वो मुकेश की भाभी होती है। घर में मुकेश के पापा हैं, मुकेश का बड़ा भाई है, मुकेश की दादी है और मुकेश के भाभी हैं। भाभी जो मुकेश है वो भी बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है और जो भाभी है वो भी मुकेश से 3 या 4 साल बड़ी होगी, लेकिन वो घर की बहू है इसलिए उसने घर के लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है और वो पालक की सब्जी वहां पर बना रही है। जैसे ही मुकेश के पापा आते हैं वो पर्दा कर लेती है और उसने हाथ में चूड़ियां वगैरह पहनी हुई हैं जो मुकेश उसको ऑथर से मिलाता है, सबसे परिचय कराता है। मुकेश की दादी कहती है कि उन्होंने जब से शादी हुई है कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया, इतना काम करने के बाद भी उन्हें नहीं पता कि पेट भर के खाना क्या होता है। इन सारी कंडीशन में लास्ट में मुकेश उससे कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं चूड़ी वाला नहीं बनूंगा। तो ऑथर उससे पूछती है कि
जो मैकेनिक की दुकान है वो तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? तो वो कहती है कि वो कहता है कि मैं यहाँ से पैदल जाया करूँगा लेकिन मैं बनूँगा मैकेनिक ही। तो ऑथर खुश होती है कि कम से कम किसी ने तो उनकी प्रथा तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो बच्चे जो माता-पिता हैं और उनके दादा-दादी, ये सब कुछ एक छोटे-छोटे बच्चे उन कोठरियों में जाके काम करने लगते हैं, चूड़ी बनाने लगते हैं, उनको और कुछ आता ही नहीं है। और जब वो अगर वो सोचना समझना भी चाहते हैं, जो बीच के ठेकेदार हैं, जो पुलिस है, वो उनको रोक लेती है, उनको ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है यदि वो विद्रोह करना चाहते हैं बीच के ठेकेदारों का। इस तरीके से उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है। लॉस्ट स्प्रिंग पूरा चरितार्थ होता है इन दोनों स्टोरियों के बीच में। उनका जीवन खो चुका है, उनका बचपन खो चुका है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घरों पर रहिए। बाय बाय।